गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। Kavyansh is not connected to the audio. Okay, class, what were we doing in the last class? What did we do in the last class, children? Huh? Am I not audible, children? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ये बताइए हमने लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चे? ज्योग्राफी शायद कंप्लीट। मैम। गुड मॉर्निंग हर्ष। ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया था। मैम प्लीज रिपीट। यस मैम, ज्योग्राफी तो मैम हो गया था। ठीक है। 28 है आज, ठीक है। अटेंडेंस ले लें फटाफट से। अभ्युदय प्रेजेंट मैम। Okay. Then we have Akshat Sharma. Is Akshat Sharma there? Do we have Akshat in the class? Ayush? Ayush? There is no point keeping you when you are not responding, class. Akshat Sharma, are you there? Sleeping. Ayush Sengar, are you there? Sleeping. Harshvardhan? प्रेजेंट मैम। ये हर्षवर्धन सिंह तोमर है कि हर्ष तोमर है? नो मैम, ओनली मैम हर्षवर्धन। ओके। मैम वो हर्षवर्धन सिंह तोमर मैम दूसरा है। ठीक है। Then we have Ishika. Yes, ma'am. Fine. Kavyansh. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, बेटा। यस मैम, प्रेजेंट। मैम जो मैम आपके पास मैम लिस्ट है उसमें मैम मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैम हर्ष तोमर लिखा है। बेटा हर्षवर्धन ही होगा शायद। नहीं, हर्ष तोमर लिखा हुआ है आपका नाम शायद। इसमें तो मैम हर्षवर्धन कर दीजिए मैम। आप हर्षवर्धन, हाँ नहीं, हमारे पास तो हमने हर्षवर्धन ही लिखा हुआ है। ओके। Then we have Niharika in the class. Yes, ma'am. Okay. Niharika. And then we have Zainab, right? Is Zainab there? Present, ma'am. Yes, ma'am. Zainab, आप मीटिंग बीच में छोड़ देती हैं, ऐसा क्यों? अटेंडेंस हो जाती है फिर आप निकल जाती हैं क्लास से बाहर, ऐसा क्यों? नहीं मैम, मैंने उस दिन पूरी ली थी। अच्छा, चलिए तो फिर ठीक है। चलिए आज हमें बताएंगे आप हमने क्या करा था प्रीवियस क्लास में और आज हमें क्या करना है। टुडे वी हैव हिस्ट्री, राइट? सो हिस्ट्री चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन। नेशनलिज्म इन इंडिया, यस मैम। वी हैव डन यस क्वेश्चन, मैम। वी हैव डन क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट चैप्टर। यस मैम। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? ओके मैम। यस। चलिए, आप क्या जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में? कैन एनीबॉडी टेल? हाँ, मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस मैम मैम पुटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैम जॉब्स फॉर मैम पीपल। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग कार्तिकेय। जॉब फॉर द पीपल, ओके, व्हाट एल्स?
Ma'am, what we are discussing? Ma'am, it is good for the development of country. Okay, it is good for the development of Ma'am, country. अच्छा, Ma'am, अगर it has the major role. अगर if I ask you what is industrialization, what will you tell me? Ma'am, What is can I? industrialization? हाँ, बताओ. Ma'am, setting up new industries and job opportunities. Is industrialization? Ma'am, ठीक है. अच्छा, अगर हमें आपको डिफाइन आपसे पूछना हो कि आप अपने शब्दों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आपकी समझ में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? Ma'am, making of an industrial society. मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी का Society. मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ बेटा? Ma'am, which have people who have their jobs and they are educated. जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो अभी जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था हिस्ट्री का, जिसमें हमने यूरोप में हंगर, हार्डशिप और ma'am, poverty- economy. ठीक है. इकोनॉमी क्या इकोनॉमी? Economic development. हाँ, वी रिलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली टू दी Ma'am, it is ma'am social and economical development. social and economical development, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, और अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, क्या क्या होता है, या किस तरीके से हम मानते हैं कि हाँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं? बताओ. मैम, इसमें हम मैम न्यू इंडस्ट्रीज मैम सेटअप करते हैं, मैम लोगों को मैम जॉब्स देते हैं, मैम उनको वेजेस देते हैं मैम प्रॉपर. ठीक है. हम जो है जॉब्स की बात करते हैं, और हम किसकी बात करते हैं? जॉब्स हम ज्यादा कैसे दे पाते हैं? मैम ज्यादा प्रोडक्शन by बढ़ा के. Yes, ma'am. प्रोडक्शन ज्यादा कैसे बढ़ता है हमारा? मैम ज्यादा More of इंडस्ट्री industry. सेटअप करके. इंडस्ट्री सेटअप करके. पर एक चीज आप भूल रहे हो जो मैं सुनना चाह रही हूँ आप लोग के मुंह से बेटा. Ma'am, more of raw material. जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किस पे एम्फसाइज करते हैं? मैम पीपल. नहीं, इंडस्ट्रीज में मैम मेन, मनी. इंडस्ट्रीज में मेन क्या होता है? Ma'am, workers. और मैम लोकेशन. और मैम मनी. Good. Ma'am, machineries. हाँ, Ma'am, machineries. मशीनरीज. Ma'am, machine in the ma'am यस, मशीन्स. industries. मैम हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बेटा, जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरीज. ठीक है, प्रोडक्शन में मशीनरीज का जो इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन. फैक्ट्रीज आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा वो किसने प्ले करा? किसने प्ले करा? Ma'am, machines. मशीन्स ने प्ले करा. एक मिनट जरा हम लिख दें इनको, ये आयुष और जो ये हैं हमारे अक्षत शर्मा, इन्होंने अपनी अटेंडेंस तो दे दी है पर लिखा नहीं है कि जो है क्लास में रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं. चलिए, ठीक है. जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आती है बेटा, वो आती है इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स. अगर आप देखो, जब भी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, whether it is about Indian this thing industries or about the European industries, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग लवली, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो था वो लोगों की रोजी रोटी पे पड़ा, क्योंकि जो काम इंसान हाथ से कर रहा था अब उसको रिप्लेस कर दिया था किसने? किसने रिप्लेस कर दिया था? Ma'am, machines ने. Ma'am, Ma'am, मशीन्स. मशीन्स ने. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. किस तरीके से मशीनरीज के आने से पहले लोगों का जीवन कैसे गुजर रहा था,
या क्या उनका लाइफस्टाइल था, एंड what were the conditions of production and how the conditions and or norms of production changed after industrialization. आपने देखा होगा इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर, जब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में जब हुआ, और जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटेन ने बाहर की दुनिया, बाहर की कंट्रीज को अपने अंडर करने कर लगे। वो क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विक प्रोडक्शन होता है, तो उस क्विक प्रोडक्शन की डिमांड्स को मीट करने के लिए जो है आपका रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल है वो वहां पे तो होता नहीं है, एक ही जगह पे तो मिल नहीं पाता है। तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने, ये जो कंट्री थी जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने जो है दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू करा जो कि रिसोर्सफुल कंट्रीज हुआ करती थी। अक्षत शर्मा, आर यू देयर इन द मीटिंग? Yes, ma'am. Beta, I was calling you continuously for 5 minutes and you were there in the meeting, but you were not responding. That is why I had put you in the waiting room. अगर आप क्लास ज्वाइन करते तो make sure that you are a participant in the class. You are not a silent participant listening to what is going on, or neither listening also. Don't be like that, please. Handful of students are there in this class, and no, but like hardly 2 or 3 are there, those who keep on responding, or those who keep on exchanging the ideas or thoughts. Let us all be part of the meeting. Why you want to be a silent observers only? Ayush Sengar, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, But there is a network problem. तो Ma'am, आप, तभी वो बात ठीक है, हम समझ गए थे कुछ दिक्कत होगी, बट हमें कैसे पता चलेगा ये? आप हमें चैट बॉक्स में लिख दो, आप यहाँ पे ग्रुप में मैसेज कर दो ये दिक्कत हो रही है इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ओके मैम। फाइन, चलिए, ये इतना पार्ट क्लियर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब आई एम शेयरिंग अ पीपीटी विद यू। उस पीपीटी को हम देखते हैं और फिर उस पीपीटी के थ्रू हम इस चैप्टर को समझते हैं, ठीक है? Give me a minute only, okay? Beta, can you see the screen? Class, can you see the screen? No, ma'am. No, ma'am. मैम In just a second. What is visible on the screen? Ma'am, nothing. Ma'am, nothing. Nothing is visible. Okay. Yes, here we go. Now can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बेटा जब हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? Do you know what is proto industrialization? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। No, ma'am. Anybody in the class who could tell me what is proto industrialization?
बताइए। Ma'am, it is a regional development, commercial agriculture. इट इज अ Ma'am, regional development agriculture, commercial agriculture. प्रोटो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन। Yes, ma'am. Ma'am, regional development, commercial agriculture. देखो बेटा, जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा समय जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, या ये आप कह लो पीरियड बिफोर द फर्स्ट फैक्ट्रीज केम अप, दैट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। Yes, ma'am. The things were made of hands. हाँ ठीक है। अब जब हम Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, there is a network problem. Can I rejoin the meeting? हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। देखिए, जब भी हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम उस समय की, उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, या वो पीरियड बिफोर द फर्स्ट फैक्ट्रीज केम अप। और इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में आपका जो टाउन्स थे और जो कंट्री साइड थी, इनमें एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था। अगर आप देखो रशियन रेवोल्यूशन को आप उठाओ, रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर अगर आप उठाओ, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले किस तरीके से टाउन्स और जो कंट्री साइड थे कैसे मिलजुल के, जैसे वो लोग वहां से जो है वीवर्स वगैरह से काम लेते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, और रॉ मटेरियल जो भी होता था, प्रोड्यूस होता था, उसको यूज करके जो है फिनिश्ड गुड्स निकालते थे। और जो आपके टाउन्स में जो इनके जो मिडिल मैन हुआ करते थे, या टाउन में जो फैक्ट्री जो शॉप्स ओनर्स हुआ करते थे, वो किस तरीके से उस सामान को वहां पर सेल आउट करते थे। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो एक एरा है जो कि जब इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ नहीं आई थी, क्या फैक्ट्रीज जब नहीं सेटअप हुई थी, उससे पहले का समय के बारे में वो बताता है। वो बताता है कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन था, उसका जो पेस था वो थोड़ा स्लो था। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं कि मशीन्स से, अगर हम ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स और जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। कैन यू टेल मी द वेरिएशन दैट यू फाइंड इन दीज टू क्लास? Ma'am, machines and I am asking you, is there any difference between the products that are given by the machines and made by men? No, ma'am. yes, ma'am. बताओ। Ma'am, it is in the chemical form, the machine one, It is in the and the chemical. products. What? Um, बताओ बेटा, सही बता रहे हो, बताओ ना। मैम मशीन से थोड़ा केमिकली बनाया जाता है और थोड़ा और मैन मेड थोड़ा फिजिकली। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब आपको अगर कोई ये बोले एक हाथ से बनी हुई चीज रखे और एक मशीन से बनी हुई चीज रखे, और आपसे बोले कि इनमें डिफरेंस बताओ, तो आप क्या डिफरेंस बताओगे? आप कोई डिफरेंस पा सकते हो उसमें? मतलब कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? मैम अगर स्पेसिफाई करना हो कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। नहीं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अक्षर दो चीजें आपके सामने रखी हैं, एक हैंडमेड है, एक जो है मशीन मेड है, और वो आपसे ये पूछे कि इनमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों एक जैसी चीजें हैं, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी गई है, पर उसमें एक एट अ ग्लांस जब आप उसको देखते हो तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलता है। तो वो डिफरेंस क्या पता चलेगा आपको? क्या चीज उसमें, क्या चीजों को आप देख के बताओगे कि ये बेटर है या वो बेटर है? इशिका, मैम जो मशीन से बनाया होगा वो ज्यादा बढ़िया बनेगा। ऐसा क्यों? मोर डिजाइनफुल। बताओ ऐसा क्यों? जो मशीन से बनाया जाएगा वो अच्छा क्यों बनेगा? उसके कारण बताओ, रीजंस बताओ। बिल्कुल सही बताया आपने, बट रीजन बताओ क्यों? बेटा Because my machines are designed for it. एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ही सबसे बड़ा कारण है। देखो बेटा, आप देखो इंडिया में भी अगर आज की डेट में आप देखो, कोई हाथ से बुनी हुई चीज अगर आपको देता है तो आपको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है, ठीक है। पर कोई मशीन मेड चीज आपको देता है तो आपको वो अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उस पर भी मशीन काम करती है।
उसकी जो फिनिशिंग होती है, उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, हर चीज पे बहुत माइन्यूटली वर्क किया जाता है। वेयर एज जो हैंडमेड गुड्स होते हैं उनमें फिनिशिंग कई बार हर किसी के हाथ में एक जैसी फिनिशिंग नहीं होती है, तो फिनिशिंग आप कह सकते हो कि फिनिशिंग बहुत रिफाइंड या बहुत फाइन नहीं होती है। दूसरा, जो माइन्यूट डिटेल्स होती है उन पे भी काम कई बार नहीं करता है इंसान। भाई 4 तरीके के लोग अलग अलग चीजें एक जैसी चीज बना रहे हैं, तो उन चारों के बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ एक्सपीरियंस्ड हैंड्स होंगे, कुछ इनएक्सपीरियंस्ड यस हैंड्स, मैम। राइट। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे और क्यों करोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया टू एवरीवन इन द क्लास? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो सीधी सी यस जब यस काव्या Yes, ma'am. समथिंग, नो मैम। चलो ठीक है। अब जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, उस टाइम पे जो भी चीजें बनती थी लोग उसको एक्सेप्ट इसलिए कर लेते थे क्योंकि दे हैड नो चॉइसेस। बस फर्क क्या होता था जानते हैं? कि हम चौथी नंबर शॉप से ना लेके हम 5वीं नंबर की शॉप से लेंगे, क्योंकि 5वीं नंबर की शॉप वाला जो है उसके काम में सफाई है, वो काफी अच्छे से बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए काम करता है, और उसके हाथ का बुना हुआ सामान जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद में आता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता होगा और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता होगा। ठीक है, पर जब मशीन आई बेटा मार्केट में, जब मशीनों का युग आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये जो हाथ से काम करने वाले लोग थे ये कंप्लीटली बेरोजगार हो गए। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे थे दोज हु अडेप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशंस, बट देयर वर मेनी दोज हु कुड नॉट अडेप्ट। जैसे इस फोटो, ये जो फोटो आपको दिख रही है जिसके ऊपर गिल्ड्स लिखा हुआ है, गिल्ड्स क्या हुआ करती थी उस टाइम में? गिल्ड्स वर एसोसिएशंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स that trained craftspeople maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. अब जैसे आज की डेट में अगर आप देखो, हम ये चाहें कि कोई एक ही सिम कंपनी जो है रहे कंट्री में, तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना कंपटीशन है। आप देखो जब ये लॉकडाउन लास्ट टाइम लगा था, एक छोटा सा एग्जांपल है, जब लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में ये जो आपके ये जो फाइबर्स वाली, ये जो एयरटेल के फाइबर्स थे या जियो फाइबर्स कह लो, या आपका कोई और उसका जो है फाइबर आप कह लो, तो ये इतने ज्यादा लो, पीपल वर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट एंड वेरी फ्यू न्यू कि भाई इनके क्या एडवांटेजेस हैं, कि क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, तो बहुत कम लोगों ने इन चीजों को लगवाया। ठीक है, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई जो हम मोबाइल डाटा लेते हैं या जो हम रिचार्ज कराते हैं अपने सिम को, उसमें जो डिफरेंसेस हैं लोगों ने कैलकुलेट करा होगा, बहुत सारी चीजें करी होंगी, तो जिसको भी बेहतर पाया होगा या जिसको भी बेटर पाया होगा उसको जो है वो प्रेफर किया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बट अगर अगर हम ये बात करें कि जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, जब हमारे पास चॉइसेस नहीं है, अगर आप ये मान के चलो कि केवल एयरटेल का फाइबर है और मार्केट में कोई दूसरा है ही नहीं, तो परफोर्स आपको एयरटेल फाइबर को यूज करना पड़ेगा ना? यस मैम। वो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। दूसरा, वो अपने मन के हिसाब से रेट्स लेगा, आप क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते हो, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कंपटीशन जब नहीं होता है तो कंपैरिजन भी नहीं होता है, और जब कंपैरिजन नहीं होता है तो कंप्लीटली मोनोपोली राइट होता है। मोनोपोली राइट का मतलब होता है एक का अधिकार, मतलब जो एक कंपनी कोई चीज बना रही है वो कंप्लीटली उस चीज को यूटिलाइज करती है। आई होप दिस इज क्लियर। यस एंड मैम। मैम डिमांड Yes, आल्सो ma'am. विल बी इंक्रीज्ड। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है डिमांड इंक्रीज हो जाए नहीं हो जाए, तो डिपेंड करता है कि चीज जो है किस क्वालिटी की मिल रही है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लेंगे, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं लेंगे। ठीक है, यस मैम। चलो अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम अभी आप चैप्टर को अगर छोड़ दो, तो अगर हम आपसे पूछे कि आपने देखो क्लास 9th में यू हैव नॉट रेड दैट चैप्टर, क्लास 8th में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, आपको याद है? हिस्ट्री में आपके पास था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके पास क्लास 8th में भी थी हिस्ट्री में, थी ना? यस मैम। तो उसमें उसमें आपने क्या पढ़ा था, कुछ आपको याद है? मैम वो हमने रेलवे ट्रैक्स को इंक्रीज करवाया था उस सिलोस में। नहीं, वो तो बेटा अलग चीज हो गई, वो तो अलग चीज थी।
मैं उसने रेलवे का बताया था कि रेलवे से एक्सटेंड करा गया था, रेलवेज मैम कॉटन मिल। कॉटन मिल पेड़ों एग्जैक्ट। को काटा गया था। वाज दिस शिका और भूमिका? मैम जैनब। जैनब, ओके, चलो वेरी गुड जैनब। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए, किस तरीके। अच्छा अच्छा, आप उसको छोड़ो। आप अगर हम आपसे अगर हम आपसे ये पूछें कि ब्रिटिश के टाइम में जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हमारे कंट्री में, उसमें क्या वो बहुत स्लो पेस पे हुई, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल था दैट वाज विद द ब्रिटिश, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी आई। सबसे ज्यादा जो आपका वो था इंडस्ट्रीज जो इनिशियली डेवलप हुई, वो हुई आपकी मिल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, वो जो है एग्जिस्टेंस में आई बहुत ज्यादा, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अगर आप बात करो तो जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई उनमें सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी उनका जो है परसेंटेज ज्यादा था, ठीक है। राइट क्लास? यस मैम। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ कब कौन से ईयर में आई होगी, आपको बता सकते हो? एनीबडी इन द क्लास हु कुड टेल मी? हाँ, नो मैम। ओके, चलिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि जो स्पिनिंग व्हील के बारे में आपको पता है? यस मैम। हाँ, ये स्पिनिंग व्हील क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी? मैम महात्मा गांधी यूज टू स्पिन थ्रेड आउट ऑफ द कॉटन बॉल इन द स्पिनिंग व्हील, है ना? यही तो है, यस मैम। है ना? हाँ, देखो स्पिनिंग जब जब कॉटन टेक्सटाइल्स जब आई तो उस टाइम पे पहले तो जो भी धागे बनाने का काम होता था, फ्रॉम कॉटन टू फाइबर, फाइबर मतलब सॉरी टू थ्रेड, थ्रेड वाला काम जो होता था वो किस पे होता था? स्पिनिंग व्हील पे होता था, ठीक है। पर अब क्योंकि वो मैनुअल था तो बहुत ज्यादा जो है हम धागा नहीं बना पाएंगे। अब धागा कम बनेगा तो इंडस्ट्री तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि धागे से तो फाइबर बनता है ना, उसको एक साथ मिला के हैंडलूम्स पे चला के ऐसे ही तो बनता है क्लास। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो आप लोगों को बिल्कुल यस idea मैम। नहीं है कि किस तरीके से यस मैम। एक कोई आपने साइंस में पढ़ा होगा हाउ अ शर्ट इज मेड। कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ अ शर्ट इज मेड? मैम मेरे को थ्रेड्स का पता है, वो कैसे बनते हैं, अच्छा बताओ, मतलब थ्रेड सिल्क कैसे बनता है वाली। वो बता दो चलो। मैम एक इंसेक्ट होता है, तो उसमें से मतलब सिल्क थ्रेड, मतलब उसको पहले तो वो करते हैं पूरा ग्रेजिंग वेजिंग, उसको पूरा बड़ा ओके, करते हैं, फिर ठीक उसके है। बाद उसमें थ्रेड शेड्स निकलते हैं, तो हाँ, वही सिल्क होता है, तो उसको फिर हम लोग मतलब वही स्पिनिंग व्हील में यूज करते हैं शायद, और मैम फिर लंबी लंबी थ्रेड्स बनाते हैं, वो बहुत बड़ी बन जाती हैं थ्रेड्स। हाँ, ठीक है। उसके बाद तो उसके उस बाद थ्रेड ही से, बहुत हाँ सारे प्रोसेस होते हैं, वीविंग होती है, बहुत हाँ, चीजें ठीक है, होती हैं, फिर उसके बाद वो बन जाती है एक शर्ट, ठीक फिर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हाँ, आपने प्रोसेस क्लास सब 8 कुछ में पढ़ा होता है। होगा इसके बारे में, हाउ अ शर्ट इज मेड। क्लास 9 में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, अगर पढ़ाया होगा, अगर होगा कुछ ऐसा कोई चैप्टर तो। देखो बहुत ये जो प्रोसेस होते हैं इसमें बहुत सारे सॉरी ये जो एक प्रोसीजर होता है इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एक कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक कॉटन बॉल से शुरू होता है। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो वो एक कॉटन बॉल से शुरू होता है। कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, उस कॉटन बॉल को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ मिला के उसको एक यान बनाया जाता है, एक यान बनाने के बाद उससे एक फैब्रिक बनाया जाता है, उसको वीव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बहुत सारे बंडल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर उसमें से कपड़ा काट के शर्ट पैंट ट्राउजर्स या सूट्स साड़ी वॉट एवर यू से वो बनाया जाता है। ऐसे ही तो होता है, यही तो होता यस मैम। है ना, यही तो प्रोसेस होता है यस मैम। क्लास। व्हाट अबाउट अदर्स? लवलेश is speaking यस मैम। यस मैम।
लवलेश, लवलेश तो है ही नहीं मीटिंग में, गायब। ओके चलिए ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस यस देखो यहाँ पे बता रहा है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये था कि किस तरीके से टाउन और कंट्री साइड में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था, जिसमें कि जो टाउन के जो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, कंट्री साइड में जो मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, वो कंट्री साइड वो टाउन्स में अपने रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराते थे या वो फिनिश्ड गुड प्रोवाइड कराते थे, और टाउन्स में उनको एक मार्केट मिलता था जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते थे, और इसी तरीके से काम चल रहा था। ठीक है, अब वो काम किस तरीके से होता था कि गिल्ड्स बनी हुई थी, एसोसिएशंस थी प्रोड्यूसर्स की, जो कि अलग अलग कामों को करते थे, और हर किसी की अपनी एक, मतलब जो राजाओं के टाइम पे अगर आप बात करो कि जब ब्रिटेन में जब ब्रिटिश हमारे ऊपर गवर्न कर रहा था, उससे पहले भी गिल्ड्स बने हुए थे। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो जब इंसान ने व्यापार करना सीखा, ट्रेडिंग सीखी वैदिक पीरियड में, उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप गिल्ड को ये कहते थे, ठीक है तुम एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन ही करोगे किसी चीज का, उसमें तुम्हारी मोनोपोली होगी, ठीक है, और वो चीज तुम ही मार्केट में जो है सेल आउट करोगे। तो इस तरीके से जब मशीन्स नहीं आई थी, तो इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हुआ करते थे या एसोसिएशंस जो हुआ करती थी, उनके पास राइट्स होते थे ऑफ प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। Ma'am. यस ठीक है, यस अब कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही, पहले तो ये होता था इंसान अपने एरिया में जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब दूसरी कंट्रीज की कॉलोनीज बनने लगी, जब ट्रेडिंग एज अ प्रोसेस जब इजी होने लगा, जब ट्रेडिंग प्रोसेस इजी होने लगा, जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने लगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो क्या हुआ, गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे उनकी डिमांड्स बढ़ गई। भाई हमें कोई गुड बाहर का मिला तो हमें वो अच्छा लगा, तो हमने उसकी और डिमांड कर दी। जैसे मसलिन क्लॉथ था इंडिया का, उसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लॉथ होता था, इसलिए सॉफ्ट कॉटन होती थी, इसलिए जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। चाइना का जो सिल्क था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भाई जो सिल्क चाइना में प्रोड्यूस होता था उसकी क्वालिटी अलग होती थी। सिल्क रूट हाँ, सिल्क रूट एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो नए मर्चेंट्स आए वो उन्होंने क्या करा, वो कंट्री साइड पे मुड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शहरों में जो प्रोडक्शन होता है, जो टाउन में जो प्रोडक्शन होता है, उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है, लोग ज्यादा अवेयर हैं। बट कंट्री साइड में जो आपके विलेज एरियाज जो थे, वहां पे पीपल वर नॉट वेरी मच अवेयर, उनको नहीं पता था कि भाई शहर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो अर्बन एरियाज थे या जो अर्बन सेंटर्स थे, उनमें किस तरीके से काम हो रहा है या वहां पे किस तरीके की कॉस्ट पे की जा रही है। तो आप देखो कि जो वो मर्चेंट्स जो कि कंट्री साइड में चले गए अपने ट्रेड को एक्सपेंड, अपने जो है अपने मार्केट, अपने एक मार्केट के लिए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो अब क्योंकि आप देखो कंट्री साइड में गिल्ड्स हुआ करती थी, तो इट वाज नॉट इजी फॉर दीज मर्चेंट्स कि वो जो है यहाँ पर काम कर सके या इन लोगों से काम करवा सके। अब क्या हुआ, इन लोगों ने इंडिविजुअल फाइन, दिस मच इज क्लियर। यस मैम Yes, मैम ma'am. आपका माइक माइक बंद हो गया था। अरे चलो अच्छा ठीक है, हम ये बता रहे थे कि किस तरीके ये जो हमारे आर्टिसंस थे, जो कंट्री साइड में जो आर्टिसंस थे, वो इन मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए थे। रीजन बीइंग उनको जो है इंडिविजुअली, एक तो वो उनको पे कर रहे थे, उनको किसी के साथ काम नहीं करना पड़ रहा था, उनको किसी के साथ काम नहीं करना पड़ रहा था, राइट, इज दिस क्लियर। यस ठीक है, उन्हें लगा कि यस भाई मैम
उनको लगा कि मिडिल मैन का जो है रोल खत्म हो जाएगा और डायरेक्टली जो भी ट्रांजेक्शन होंगे मनी वाले वो उनको मिलेंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है। ओके मैम। और बहुत सारे जो जो आपके जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन मर्चेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल किया और धीरे धीरे अदर देन कल्टीवेशन भी इन लोगों के जो इनकम थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, ठीक है क्लास। यस मैम। चलिए, Yes, sir. देन कमिंग टू द नेक्स्ट। अब देखो ये जो एक चेन दिखा रहे हैं, कॉटन वैल्यू चेंज, कैन यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद कॉटन बॉल्स अलग करी जा रही है प्लांट से, उसके बाद उनको लेके जाया जा रहा है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में मशीन्स लगी हुई हैं, पहले जो काम मैनुअली होता था वो फिर अब मशीन्स करने लगी। ठीक है, मशीन से क्या हो रहा है कि कॉटन बॉल्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, उसके बाद उन थ्रेड्स को मिला के फैब्रिक बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको डाई करा जा रहा है और फिर उसके बाद उस पे डिजाइनिंग करी जा रही है और उसके बाद उन फैब्रिक्स को स्टिच किया जा रहा है। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस। और इधर देखो आप, ये एक मॉल का सीन दिखाया इन्होंने, जैसे जो मैनिक्विन्स होती है उन्होंने जो है ये कपड़े पहने हुए हैं, तो ये डिजाइनर क्लोथ्स जो है वो बन रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। नो। ठीक है, चलो अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। चलिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैन वी हैव काव्यांश रीडिंग? Yes. हाँ, ना नहीं दो। Proto-industrialization, large-scale industrial production for workers not producing for themselves but for an international market, not based on factories. Guilds, association of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. next, can we have Zainab reading? So, Yes ma'am. New merchants turned to the countryside. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing, but merchants could not expand production within towns. This was because her urban crafts and trade guilds were powerful. It was very difficult for new merchants to set up business in towns, so they turned to the countryside. Artisans at countryside were willing to work for the merchants. Open field Commons were and, and commons were disappeared. Cottage and poor peasants had to now look for alternative source of income when merchants offered advances. Peasants and households eagerly agreed. This income supplemented their shrinking income from cultivation, fuller use of their family labor resources. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना पढ़ लो फिर क्लास ओवर वैसे भी होने वाली है, बस इतना पढ़ो फिर हम ऐड ऑन करते हैं। Okay, ma'am. The relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns. A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinner. The yarn that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to dyers. The finishing was done in London before the export merchants sold the cloth in the international markets. फाइन